हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जो है सीजी सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हम लोग कवर करेंगे पूरा सरफेस केमिस्ट्री। एक ही वीडियो रहेगा सरफेस केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग जो है पूरा सरफेस केमिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है, सेट और नेट दोनों में आपका काम आएगा। ये वाला जो वीडियो है दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सरफेस केमिस्ट्री में सारे के सारे इसमें कवर होंगे। इस क्लास में मैं इसका थ्योरी पढ़ाऊँगा। मैं जैसे ही आपको बताया उससे पहले भी, जब सारा फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरी हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, ठीक है। तो आप लोग उसका टेंशन मत लेना, क्वेश्चन नहीं हो रहा है करके, क्वेश्चन होगा। अभी आप क्या कीजिए, केवल जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, जो फॉर्मूले में बता रहा हूँ उनको याद करने की कोशिश कीजिए। जब आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब वो काम आएगा, एग्जाम में भी आपका काम आएगा, ठीक है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर थ्योरी जो एकदम लाइन टू लाइन वाला क्वेश्चन रहता है वो कम आता है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादा देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है ताकि आप फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन सॉल्व होता है आपको सॉलिड नंबर मिलता है, ठीक है। आप अपने फॉर्मूले लगा के जो भी आंसर आएगा उसको डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ ये ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है करके। हम लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री हम अपना हमेशा क्या रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक। दूसरी बात ये बोलूँगा कि वीडियो को जो है आप 720p में देखेंगे, ठीक है। जो कि वीडियो जो है मोबाइल से शूट हो रहा है तो क्वालिटी थोड़ा सा इशू होता है, तो 720 में क्वालिटी सेटिंग में जाकर आप 720 कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्या, सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का ये सेकेंड पार्ट है, सरफेस केमिस्ट्री, ओके। जो लोग भी आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जो सीजी सेट का हम लोग का सीरीज चल रहा है, पहले से वीडियो से शुरुआत करेंगे। पहला वीडियो देखेंगे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, आज का देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। अचानक से हाँ उठ के पहुंच जाओगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है करके, ठीक है। आप सडन शॉक हो जाओगे। तो आपको यही बोलूँगा, जो भी नया वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो पहले वीडियो 1, 2, 3 को देखिए, फिर वीडियो 4 को देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्या, सरफेस केमिस्ट्री। कोशिश करूँगा आज थोड़ा बड़ा लिखने का, मेरा आदत नहीं है बड़ा लिखने का, छोटे छोटे ही लिखने का आदत है, बट कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री देखो, इसमें बहुत कम टॉपिक्स हैं, बहुत कम फॉर्मूले हैं और इजी है, और क्वेश्चन भी इजी आता है, ज़्यादा टफ देखने को हम लोग को नहीं मिलता है, ओके। तो हम लोग जानते हैं सरफेस केमिस्ट्री में बात होता है एडजॉर्प्शन के बारे में, ठीक। आप सब बीएससी एमएससी में अच्छे से पढ़े हो कि एडजॉर्प्शन होता है क्या है, कितने प्रकार का होता है, एडजॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्बेंट क्या है, सारे बेसिक्स आपको आते हैं, ठीक है। इसमें उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और आपको सेट नेट एग्जाम पूछेगा भी नहीं एडजॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, ये सब का डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उसी बेस में अपने हम आते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एडजॉर्प्शन होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है। हम लोग का जो है एडजॉर्प्शन जो है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है क्या हम लोग का फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा होता है क्या, केमिकल एडजॉर्प्शन। बड़ा बड़ा लिखने का जो कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा दिखेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सीख रहा हूँ मैं भी आप लोग के साथ। हाँ, तो इसका हम लोग जब बीएससी एमएससी में रहते थे तो इसका अंतर याद करते थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में अंतर बताइए करके। तो इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसमें से याद कर लेना क्या क्या अंतर होता है करके। एक अंतर जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो ज़्यादातर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बात आती है टेम्परेचर की, किसकी बात आती है, टेम्परेचर की। जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, तो बोला यह जाता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। क्या होते जाता है, कम होते जाता है। बट केमिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एडजॉर्प्शन होता है वो पहले बढ़ता है, पहले क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ने के बाद कम होता है, बढ़ने के बाद क्या होता है, कम होता है। तो ये मेन अंतर हम लोग को याद रखना है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कम होगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग का, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले एडजॉर्प्शन की मात्रा बढ़ेगी फिर कम होगी, ये इसमें कन्फ्यूजन रहता है। बाकी सब तो कॉमन है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वीक काउंटर एडजॉर्प्शन है, इसमें हीट कम प्रोड्यूस होता है, नया कंपाउंड नहीं बनता है, रिवर्सिबल होता है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, मल्टी लेयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये बातें हैं किसके बारे में, फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। इसका एक पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसको याद कर लेना, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। देखो जब भी बात आती है किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्वतः ही ले लेना किसके बारे में बोला जा रहा है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में ही बोला जा रहा है, ठीक है। क्या होता है, टेम्परेचर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या होते जाता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होते जाता है, कम होते जाता है। पहला फैक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम होता है। दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, एड्जॉर्प्शन की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। एड्जॉर्प्शन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट मतलब जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसका अवशोषण हो रहा है, एड्जॉर्बेट। देखो एड्जॉर्बेट यदि हम लोग का गैस है, वो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई होगा, द्रवीभूत होगा, उतनी आसानी से उसका क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। मतलब इजिली लिक्विफाइड गैस इजिली हम लोग को क्या होगा, एड्जॉर्ब होगा। और जिनको लिक्विफाई करने में दिक्कत जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, इनको लिक्विफाई करना बहुत टफ होता है, तो ये उतना आसानी से एड्जॉर्प्शन इनका नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जितना आपके काम का है, जितना आपको जरूरी है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास एक फार्मूला होता है थर्मोडायनेमिक का, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। देखो जब एड्जॉर्प्शन होता है तो अणु क्या होते हैं, पास पास आते हैं, एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं उसमें, ठीक है। मान लो क्या है, हमारा एड्जॉर्बेंट है जिसमें एड्जॉर्प्शन होगा, और ये जो है क्या है, एड्जॉर्बेंट है जिनका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये क्या होंगे, पास आते जाएंगे। जब एड्जॉर्प्शन की क्या होगी तो क्या होते जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एंट्रोपी कम होगा, एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। हमारा डेल एस का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया यदि होनी है तो उसके लिए डेल जी का मान भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, डेल जी का मान ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तभी अभिक्रिया होगी, ठीक है। यदि डेल जी निगेटिव है, डेल एस निगेटिव है, तो डेल जी को निगेटिव बनाए रखने के लिए डेल एच को भी क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। तो याद रखना हमेशा एड्जॉर्प्शन में हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। साथ ही साथ डेल एच का जो वैल्यू है, डेल एच का जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी डेल एस, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव वैल्यू होना चाहिए, पहली बात डेल एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, और जो वैल्यू है वो टी डेल एस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन आप लोग याद रखें किसमें, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, यहीं से क्वेश्चन घुमा के आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, काइनेटिक्स के बारे में, काइनेटिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, काइनेटिक्स ऑफ। देखो सबको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, जितना जरूरी है, ज़्यादा डील करने की, ज़्यादा बोलने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ, उसको आप क्या करो, लिखते जाओ, याद करते जाओ, ओके। देखो हम लोग थर्मोडायनेमिक काइनेटिक में हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। K इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं किसके, आर्हेनियस इक्वेशन जिसको बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी को मॉडिफाई करना है हम लोग को किसके लिए, सरफेस केमिस्ट्रिकल। तो क्या किया जाता है, सिंपल सा K को 1/K कर दिया जाता है, और ये जो A होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, इसको 1/A कर दिया जाता है, ठीक है, 1/A कर दिया जाता है। और इसको भी देखो माइनस से इसको क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस, मतलब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आते हैं, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, चेंज किए। अब इसको हम लोग शो कर देते हैं किससे, गामा से, और इसको शो कर देते हैं किससे, गामा नॉट से। तो हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन कैसे दिखेगा, गामा इज इक्वल टू गामा नॉट ई ए की पावर आर टी। ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, ठीक है, जिसमें गामा क्या है, तो गामा जो है दो चीज़ों को बताता है, एक बताता है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एड्जॉर्प्शन, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एड्जॉर्प्शन, दूसरा बताता है क्या, रेसिडुअल टाइम ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्वेश्चन आएगा रेसिडुअल कैलकुलेट करने के लिए, रेसिडुअल टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, यू नहीं है, ये क्या है, गामा है, ठीक है, क्या है, गामा है, ओके। ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है हम लोग का, गामा नॉट। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर,
ओके, अब इसमें एक इक्वेशन और बनता है। कौन सा इक्वेशन बनता है? लॉग नेचुरल, या इसको लॉग बेस 10 लिखो, लॉग बेस 10 गामा 1 बटे गामा 2। मतलब दो कंडीशन में आपको दे दिया। इस स्थिति में ये है, दो आपको सिचुएशन दे दिया, पहले स्थिति में इतना इतना वैल्यू है, दूसरी स्थिति में इतना इतना वैल्यू है, तो कैलकुलेट करो करके, ठीक है। तो तब आपको ए वाला इक्वेशन यूज करना है, इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। ये इक्वेशन में आपको कैलकुलेट क्या करना कर देगा, ये कब काम आएगा, ये जो इक्वेशन है कब काम आएगा, जब आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन या एड्जॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए देगा, तब ये इक्वेशन आपको काम आएगा, ठीक है। आपको गामा 1 गामा 2 का वैल्यू दिया जाएगा, आपको आर का वैल्यू तो पता होता है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ठीक है, 8.314 0.8, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूनिट में आर का वैल्यू, ठीक। टेम्परेचर आपको दिया जाएगा और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दो थ्योरी। पहला थ्योरी आता है हम लोग का लैंगम्यूर थ्योरी, लैंगम्यूर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन, लैंगम्यूर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। दो आता है इसमें, एक आता है क्या डिसोसिएटिव और दूसरा आता है क्या नॉन डिसोसिएटिव, सॉरी, एक आता है क्या नॉन डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, और एक आता है क्या डिसोसिएटिव। इसके बारे में बात करेंगे, छोटा सा है। डिसोसिएटिव क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब एड्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो जो एड्जॉर्प्शन होने वाला गैस है, यदि वो एड्जॉर्प्शन के दौरान नहीं टूटेगा, उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो हम लोग उसको नॉन डिसोसिएटिव लेंगे। यदि एड्जॉर्प्शन होने के दौरान बॉन्ड टूट गया तो उसको हम लोग किस में लेंगे, डिसोसिएटिव में लेंगे। हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, ये है। ज़्यादातर फॉर्मूले कहाँ से यूज होते हैं, यहाँ से यूज होते हैं, नॉन डिसोसिएटिव से हम लोग का ज़्यादा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इक्वेशन डायरेक्ट क्या बोलता है, के पी इज इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेशन देखने का कोई मतलब नहीं, आपको सेट एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, ना कि बीच से कुछ पूछने वाला। इसके डेरिवेशन के बीच से कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है जो यूज होने वाला है, ठीक है, तो उसका चिंता मत करो। 1 माइनस थीटा, ये इक्वेशन मेन है, ठीक है। अब यहाँ पे के क्या है, थीटा क्या है, पी क्या है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो के क्या है, लैंगमूर कांस्टेंट, के क्या है लैंगमूर कांस्टेंट, ओके। पी क्या है, पी प्रेशर है हम लोग का, पी क्या है प्रेशर। थीटा क्या है, कितना सरफेस एरिया क्या हो गया, ऑक्युपाइड हो गया, कितना सरफेस एरिया ऑक्युपाइड हो गया। मान लो इतना सरफेस था, उसमें से इतना एरिया में क्या आ गए, एब्जॉर्बेट आ गए, तो उतना क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड सरफेस, फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड सरफेस, ठीक है। और 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड सरफेस, मतलब कितना सरफेस अभी भी एड्जॉर्प्शन होने के लिए बचा है, तो फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड सरफेस, ठीक है, हमारा 1 माइनस थीटा। इसी को थोड़ा सा उलट पलट दें तो एक दूसरा इक्वेशन बनता है क्या, थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। ये दो इक्वेशन, ठीक है, ये दो इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे। एक तो केपी के लिए केपी इज इक्वल थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, और थीटा के लिए केपी अपॉन 1 प्लस केपी। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसमें ग्राफ देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, कैसे कैसे ग्राफ बनता है। दो कंडीशन इधर का मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, दो कंडीशन हम लोग लेंगे, इस इक्वेशन को पकड़े चलो, ठीक है, किसको, इसको। पहला कंडीशन में क्या ले रहे हैं, हाई प्रेशर, पहला कंडीशन लो लो प्रेशर का, लो प्रेशर। लो प्रेशर में देखो क्या होगा, यहाँ पे जो 1 है वो बड़ा हो जाएगा किससे, केपी से, क्योंकि प्रेशर क्या है, बहुत कम है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 1 के सामने बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। जब प्रेशर हाई होगा, प्रेशर क्या होगा, जब हाई होगा, तब हम लोग का पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा,
और इतना ज़्यादा होगा कि उसके सामने 1 कोई मैटर नहीं करेगा, तो हम लोग वहाँ पे 1 को इग्नोर कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे 1 बहुत छोटा हो जाएगा, किससे? Kp से। तो पहला कंडीशन में देखो लो प्रेशर में, पहला कंडीशन लो प्रेशर में देखो वो क्या रहा है। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो लो प्रेशर में Kp बहुत छोटा है तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू Kp अपॉन 1, मीन्स डायरेक्ट इक्वेशन। थीटा इज इक्वल टू क्या, Kp आ जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kp। ये कब होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, थीटा इज इक्वल टू Kp। ये आ गया हम लोग का क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, थीटा क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है, थीटा क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और प्रेशर में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो हमारा ग्राफ कैसे आता है, ये आता है, जहाँ पे ये इसका वैल्यू क्या है, स्लोप, के क्या है हमारा, स्लोप है। ठीक है, पहला कंडीशन में किया मैं। दूसरा कंडीशन में देखो क्या होगा, Kp हम लोग का बड़ा है तो 1 को इग्नोर कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp अपॉन 1 इग्नोर कर दिए, बटे में क्या बचा, Kp कट गया, तो इज इक्वल टू क्या है, 1। मीन्स दूसरे कंडीशन में हाई प्रेशर में हमारा थीटा का वैल्यू क्या आया, 1 आया। मीन्स ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो गया, जीरो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ बनता है तो इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये स्लोप का वैल्यू यहाँ पे छोड़ो। अब दोनों को अगर मैं मिला के लिखूँ, दोनों क्या कर दूँ, मिला के लिखूँ, मीन्स एक बार जब टेम्परेचर कम रहेगा और टेम्परेचर हाई रहेगा, कैसे होगा, जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ते जाता है तो एड्जॉर्प्शन का मान भी बढ़ते जाता है, लेकिन जब प्रेशर एकदम ज़्यादा बढ़ा दिए हम लोग तो वहाँ से एड्जॉर्प्शन जो है उतना ज़्यादा बढ़ने नहीं लगता है, ये फ्लैट होने लगता है। ठीक है, सिंपल सा है, एड्जॉर्प्शन होना है, आप प्रेशर बढ़ा के ज़बरदस्ती एड्जॉर्प्शन करा दिए, कितना करा पाओगे ज़बरदस्ती, एक लिमिट आएगा जिसके बाद और नहीं हो पाएगा एड्जॉर्प्शन, और फोर्स काम ही नहीं करेगा। तो वही है, प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा के बाद जो है बढ़ना बंद हो जाएगा। तो दोनों का मिला जुला क्या है, ये यहाँ पर हम लोग का क्या है, ये प्रेशर लो का कंडीशन है और ये प्रेशर हाई का कंडीशन है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें, लो प्रेशर में कैसा बनता है, हाई प्रेशर में कैसा बनता है, और एवरेज कैसे बनता है दोनों में। ठीक, अब इसमें आते हैं दो प्लॉट जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, खासकर नेट में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, कौन कौन से दो प्लॉट, एक प्लॉट आता है 1/v वर्सेस 1/p। एक प्लॉट कौन सा आता है, 1/v वर्सेस 1/p। चलो इसको बनाते हैं, कैसा आएगा 1/v 1/p। देखो मेरे पास इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन मेरे पास, इसको पकड़ के चलो। ठीक, इसको थीटा इज इक्वल टू Kp अपॉन 1 प्लस Kp। ठीक, इसका डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, दूसरा अपने आप बना लो, जो दूसरा हम लोग प्लॉट करेंगे उसका अपने आप लोग बना लो, पहला वाला को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। थीटा को हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन v मोनो, v अपॉन v मोनो। अब क्या है भाई, यहाँ पे v है, कितने अणु जो है वहां पे अब्जॉर्ब हुए हैं, कितने अणु क्या हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए, वो क्या है v। और v मोनो लेयर मतलब एक लेयर बनाने में कितने अणु लगेंगे। मान लो देखो ये मेरा सर्कल है, इसको पूरा एक वो करने के लिए, कवर करने के लिए, एक लेयर बनाने के लिए, मोनो लेयर बनाने के लिए मान लो 100 अणु लगते हैं, तो क्या हो जाएगा v मोनो का मान, एक मल्टी लेयर, एक सिंगल लेयर बनाने के लिए, एक मोनो लेयर बनाने के लिए 100 अणु लगते हैं। लेकिन अभी मान लो इसमें 100 के 100 नहीं, अभी कितने हैं, 40 है, तो v का मान कितना हो जाएगा, 40, कि 40 अणु अभी एब्जॉर्ब हुए हैं, 100 अणु एक लेयर बनाने के लिए, एक मोनो लेयर बनाने के लिए हो सकते हैं। तो थीटा का हम लोग v बटे v मोनो भी लिख सकते हैं। ठीक है, v बटे v मोनो, और कई बार शॉर्ट में v मोनो को vm भी लिख दिया जाता है, vm भी लिख दिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। v मोनो मतलब सिंगल लेयर बनाने में कितने अणु यूज हो रहे हैं। चलो लिखो, थीटा की जगह में क्या लिख दिया, v अपॉन vm लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू Kp अपॉन 1 प्लस Kp। अब देखो हम लोग को ग्राफ कैसे प्लॉट करना, 1/v, v नीचे में आना चाहिए, तो v को नीचे में ले आओ, तो vm ऊपर चला गया और v नीचे में आ गया, तो सेम इसको भी चेंज करो, 1 प्लस Kp अपॉन Kp, चेंज हो गया, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ये क्या होगा, फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, vm बटे v इज इक्वल टू 1/Kp प्लस Kp अपॉन Kp। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, 1/Kp, Kp अपॉन Kp, हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, vm अपॉन v क्या बचा यहाँ पे, 1/Kp प्लस 1 बचा। अब मेरे को इस साइड केवल क्या चाहिए, 1/v चाहिए,
तो वी एम को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/vm, ये इसके साथ आया kp प्लस ये यहाँ पे भी जाएगा तो 1/vm, ये हम लोग का जो है आ गया। यहाँ से हम लोग को प्लॉट करना है किसके किसके बीच में 1/v वर्सेस 1/p। तो देखो प्लॉट कैसे बनेगा 1/v वर्सेस 1/p, ये हम लोग को क्या करना है प्लॉट करना है। देखो 1/v यहाँ है और 1/p यहाँ पे है, जो एक्स्ट्रा है हम लोग का क्या होगा स्लोप होगा, जो एक्स्ट्रा है 1/p के अलावा जो एक्स्ट्रा है क्या है 1/vm और k, ये एक्स्ट्रा है 1/vm k, ये हमारा क्या होगा स्लोप, और जो प्लस में होता है वो क्या होता है इंटरसेप्ट, ये अंतःखंड 1/vm क्या हो जाएगा हम लोग का अंतःखंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्लॉट हो गया 1/v वर्सेस 1/v। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आपको वैल्यू दिया जाएगा स्लोप का, इंटरसेप्ट का, और आपको vm कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है या फिर v कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है, आपको स्लोप का वैल्यू दिया जाएगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया जाएगा, हो सकता है k का वैल्यू निकालने के लिए बोल दे या vm का वैल्यू निकालने के लिए बोल दे या v का वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, किसी भी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है, आपको स्लोप और इंटरसेप्ट का वैल्यू देखिए। दूसरा जो ग्राफ प्लॉट होता है, दूसरा जो ग्राफ प्लॉट होता है वो होता है p/v वर्सेस p। ठीक है, किसके किसके बीच में p/v वर्सेस p। p/v वर्सेस p, इसका मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, आप लोग सेम तरीका यूज करके आप स्केल भी निकाल सकते हैं पूरा इक्वेशन, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है हम लोग का, ये बस हम लोग को ग्राफ पता होना चाहिए। तो इज इक्वल टू होता है, अगर हम लोग सेम यूज करें, सेम तरीका यूज करें, थोड़ा सा इधर उधर करें, तो हम लोग ये इक्वेशन ला सकते हैं 1/k vm k प्लस p, ये वाला इक्वेशन आता है, आप लोग इसको चेंज करके ला सकते हो। ठीक है, हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाना, सर p/vm ये आता है p/vm। यहाँ से प्लॉट करो किसके किसके बीच में p/v वर्सेस p। तो देखो p कहाँ पे है यहाँ, इसके अलावा जो भी है क्या है 1/vm, ये क्या हो जाएगा हम लोग का स्लोप, 1/vm क्या हो गया स्लोप, और जो प्लस में हो क्या हो जाएगा हम लोग का इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया 1/vm k। दोनों में देखो डिफरेंस, यहाँ पे इंटरसेप्ट था 1/vm, यहाँ पे इंटरसेप्ट है, सॉरी यहाँ पे स्लोप है 1/vm, यहाँ का स्लोप है 1/vm के, यहाँ का इंटरसेप्ट है 1/vm के। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड तो देखना आपको डाटा किस में दिया है, डाटा आपको इसके बीच में प्लॉट करके दिया है कि इसके बीच में प्लॉट करके दिया है। ठीक है, किसका इंटरसेप्ट और किसका स्लोप दिया है, आपको क्वेश्चन मेंशन करेगा कि यहाँ पर जब ग्राफ खींचा जाता है p/v वर्सेस p के बीच में, तो अंतःखंड का स्लोप का वैल्यू ये आता है, इंटरसेप्ट का वैल्यू ये आता है, तो ये कैलकुलेट करो। या फिर ये बोला जाएगा कि जब हम लोग 1/v और 1/p में हम लोग क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं, तब उस कंडीशन में अंतःखंड और स्लोप का वैल्यू ये आता है, तो आप ये कैलकुलेट करो करके, इस टाइप से आपको क्लियर मेंशन करेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करके वो दिया है करके। ठीक है, वहाँ एकदम इजी क्वेश्चन आता है, जब मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना आपको लग रहा होगा अरे क्या क्या है करके, एकदम टफ लग रहा है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, जब मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा लगे अरे ये तो बहुत ईजी है करके, डरना नहीं है, बस अभी आप क्या करो इसको मेमोराइज करो। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, हम बोलते हैं लैंगमुर के दो हैं, नॉन डिसोसिएटिव हो गया, डिसोसिएटिव में देखते हैं डिसोसिएटिव में क्या होता है, डिसोसिएटिव में क्या होता है समझते हैं। देखो डिसोसिएटिव में बस सिंपल सा चेंज हो जाता है कि जितना भाग में टूटेगा, मान लो H2 अणु है तो ये ब्रेक होकर क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, मान लो O3 है तो ये ब्रेक होकर क्या बनाएगा 3O बनाएगा, 3 एटम में टूट जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लोग को चेंजेस लाने हैं। ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला पहले क्या था Kp इज इक्वल टू θ/1 माइनस थीटा, तो यहाँ पे एक चीज बस ये ऐड कर देना है, पावर में लिख देना है एटोमिसिटी, कितने एटम है H2 के लिए 2, अगर यहाँ पे मान लो H2 के लिए दिया गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा ये Kp इज इक्वल टू θ/1 माइनस थीटा के पावर 2। O3 के लिए दिया है तो ये पावर क्या हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे एटम नंबर ऑफ एटम्स लिखना है यहाँ पे। अगर ये वाला दूसरा वाला इक्वेशन में लिखे थीटा इज इक्वल टू Kp/1 प्लस Kp, तो यहाँ पे भी सेम करना है आपको, एटमोसिटी लिखना है। मान लो हाइड्रोजन का लिखता हूँ तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1/2 होता है, तो ये इसके लिए स्क्वायर रूट लगा दूंगा, इसके लिए क्या लगा दूंगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया हम लोग का।
ठीक, मेन तो ये है, आप लोग ये याद रखना ये। चलिए, ये हम लोग का क्या हुआ, लैंगमूर थ्योरी क्या हो गया, खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग दूसरा थ्योरी बात करते हैं, क्या, फ्रेंडलिक थ्योरी। दो मेन थ्योरी है इस चैप्टर में, लैंगमूर और फ्रेंडलिक, जहां से हम लोग को क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो है मैं पूरा कंप्लीट सरफेस केमिस्ट्री करा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं सब करा दे रहा हूँ, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, फ्रेंडलिक थ्योरी देखते हैं। फ्रेंडलिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है A इज इक्वल टू एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। ये इसका क्या है, इक्वेशन है किसका, फ्रेंडलिक थ्योरी का, जहां पे ए क्या है, जहां पे है क्या, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है, ए क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्स, एक्स क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेट, एक्स क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेट, मास ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ, एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, के और एन, के और एन क्या है, कांस्टेंट है, के और एन क्या है, कांस्टेंट है, फ्रेंडली कांस्टेंट है। ठीक है, के और एन क्या है, फ्रेंडली कांस्टेंट है। चलिए इसमें बात करते हैं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं डिफरेंट डिफरेंट एन का वैल्यू लेके, देखो सबसे पहले एन का वैल्यू ले रहा हूं मैं, क्या, 1 ले रहा हूं, एन का वैल्यू क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी, इसको हटा दो अभी बीच से, तो ए इज इक्वल टू क्या आया, के पी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्लॉट कैसे बनेगा, सिंपल सा ये। ठीक, यदि मैं क्या करूं, एन का वैल्यू ले लूं 2, एन का वैल्यू क्या ले लिया, 1/2 लो, क्या लो, 1/2, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी की पावर 1 फिर 1/2, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, के पी की पावर 2। तो उस समय ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ठीक है, यदि मैं एन का वैल्यू क्या करूं, अच्छा ग्राफ किसके किसमें पिच प्लॉट हो रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ना, ए और पी के बीच में, ए और पी के बीच में। ठीक है, अगर एन का वैल्यू रख दूं 2 तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के पी की पावर 1/2, तब ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर मैं ग्राफ पूछता हूँ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बटे 3, और हम लोग का ये वाला ग्राफ ज़्यादा सही होता है क्योंकि ऐसा ही माना जाता है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि P की पावर हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। कंक्लूजन क्या निकलता है कि P की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, याद रखना। P की पावर हमेशा, प्रेशर की पावर हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी वो नियम को पालन करेगा। ऐसा क्यों सही होता है बोला, देखो हम लोग जब पहले बात किए तो क्या होता है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उतना ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं होती, इसलिए फ्लैट हो जाता है। तो ये वाला प्लॉट ज़्यादा सही है। ठीक है, तो इस आप दोनों में डिफरेंस क्या बोलोगे, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जब आप फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर प्लॉटिंग पढ़ोगे काइनेटिक्स में जाके तब आपको समझ, अभी उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको सही मानो। ठीक, चलिए ये कंक्लूजन निकला हम लोग का। अब यहाँ पे यदि मैं क्या लगा दूँ, लॉग लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग के प्लस, यहाँ पावर में क्या है 1/n है, तो 1/n क्या आ गया सामने में। ठीक है, क्या था हमारे पास, a इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। ठीक है, तो 1/n सामने में आ जाता है, फिर लॉग p। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको अगर मैं समझाते रहूँगा कि यहाँ पे कैसा हुआ तो कभी जिंदगी में कवर नहीं होगा मेरा फिजिकल केमिस्ट्री, और 2 महीने में सेट की तैयारी तो भूल जाओ यदि यहाँ पे समझ में नहीं आया तो। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लॉग कॉन्सेप्ट हम लोग BSc MSc हम लोग को समझ में आ जाता है। अब चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक बार k का वैल्यू रखो 1, k का वैल्यू रखा 1, तो log 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0, log 1 क्या होता है 0, तब क्या हो जाएगा log a इज इक्वल टू क्या आएगा 1/n log p। ग्राफ कैसे बनेगा हम लोग का, मैं ग्राफ खींच रहा हूँ log a और log p के बीच में, तो फर्स्ट ऑर्डर है
सिंपल सा सीधा आएगा, स्लोप का वैल्यू 1/n। ठीक, चलो आगे ग्राफ खींचो। इसके लिए k का वैल्यू लो, क्या k का वैल्यू लो मोर देन 1, ठीक है। तब log k का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या में आएगा, पॉजिटिव। यदि k का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। और यदि हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से ना होकर यहाँ से होता है, ठीक है। ये 0 है, यदि हम लोग के पास इंटरसेप्ट नहीं है, जैसे इस इक्वेशन में यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं था तो 0 से स्टार्ट किए, लेकिन यहाँ पे k पॉजिटिव है, log k पॉजिटिव, इसलिए इंटरसेप्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1/n, ये log a और ये log p। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, k का वैल्यू लो क्या, लेस देन 1, क्या लो, लेस देन 1 लो, ठीक है। तब हम लोग का log k का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। log k का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। और जब निगेटिव होता है तो 0 से भी नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ से होगा प्लॉट 1/n, log a और log p। 3 ग्राफ मैंने खींचा। पहला कंडीशन में k का वैल्यू 1 रखा, दूसरे में k का वैल्यू मोर देन 1 और तीसरा वैल्यू, तीनों को मिला के लिखते हैं। चलो तीनों को अगर मिला के लिखूंगा तो क्या आएगा, इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ पे log a है, यहाँ पे log p है। क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, यहाँ पे। याद रखना चाहिए यहाँ पे k इज ग्रेटर देन 1, k का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे k इज लेस देन 1। यहीं से घुमाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा इंटरचेंज करके, बदल बदल के। तो ये अगर आप याद रखना आप लोग, ठीक है। सिंपल है, इजी है, इतना आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें आता है बीटी थ्योरी, ठीक है। एक आता है क्या, बीटी थ्योरी। वो उसको पढ़ने जाओगे तो बाकी सब भूल जाओगे। अभी जितना पढ़ाया हूं ना सब भूल जाओगे। तो क्या पढ़ाऊंगा, बीटी थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो बस इतना याद रखना, लैंगमुर थ्योरी जो हम लोग पढ़े वो मोनोलेयर फॉर्मेशन बताता है। मतलब यदि कोई एड्जॉर्बेंट है तो उसके सतह में एक ही लेयर एड्जॉर्ब होगा, एक ही लेयर क्या होगा, एड्जॉर्ब होगा। लेकिन बीटी थ्योरी क्या बोलता है, बीईटी थ्योरी क्या बोलता है, बीईटी थ्योरी क्या बोलता है कि मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन हो सकता है। यदि कोई एड्जॉर्बेंट है तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, इस टाइप से मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन हो सकता है। बस इतना डिफरेंस याद रखना लैंगमुर और बीटी एड्जॉर्प्शन में, ठीक है। बीटी को इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो सेट में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। जहाँ कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा वहाँ इसके क्वेश्चन आने की संभावना है, तो सेट में तो नहीं आएगा मान के चलो, ठीक है। ये हो गया क्या हम लोग का फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन। अब इसमें कुछ छोटे छोटे प्लॉट हैं, कुछ जो है छोटे छोटे प्लॉट हैं, उसको भी ध्यान रखना है हम लोग को। उससे पहले एक गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बहुत छोटा है। जब आप इसको नोट्स में लिखोगे ना, रिवाइज करोगे ना, तो आप लोग यार बस इतना सरफेस केमिस्ट्री एकदम खत्म, ज़्यादा नहीं इसमें, और ईजी है, याद रहते हैं हम लोग कुछ चीज़ें, ठीक है। टफ नहीं लगता है। जैसे हम लोग क्वांटम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा उसमें क्या लगते हैं, फॉर्मूले टफ लगते हैं, याद नहीं होता, इधर उधर हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, एक बार लिखोगे ना तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके बारे में बात करते हैं। गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग के पास 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन को बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक है हमारे पास C सरफेस, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बल्क, पूरे बॉडी का कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू होता है -C/RT del R अपॉन del C। ये इक्वेशन, इसको कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, इससे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। C क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट, कैपिटल T हमेशा टेम्परेचर होता है, और ये आपका वैल्यू है किसका, स्लोप का। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको स्लोप का वैल्यू दिया रहेगा और CRT का वैल्यू दिया रहेगा, और आपको क्या कैलकुलेट में बोलेगा, सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन क्या है बताओ बोलेगा। सिंपल क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला लग रहा हो लंबा है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आता है। सबका वैल्यू दे देगा, सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन बताओ बोलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है किससे, सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आता है, किससे, सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन से 3 फॉर्मूले बनते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ
बबल, सरफेस टेंशन ऑफ बबल सोप, सरफेस टेंशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला बबल के बारे में बात करते हैं। लिक्विड बबल, बबल मतलब बुलबुला। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पी इन माइनस पी आउट, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, इज इक्वल टू होता है 2T अपॉन आर। 2T अपॉन आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ बबल। टी क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये हो गया किसके लिए? लिक्विड बबल के लिए। यदि वही बबल हम लोग का क्या है? सोप का बबल है, साबुन का बबल है, या सरफेक्टेंट का बबल है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू हो जाता है 2T की जगह क्या हो जाता है? 4T हो जाता है। कितना हो जाता है? 4T हो जाता है। बस इतना अच्छा चेंज इतना होता है। एक और इक्वेशन होता है क्या? थर्ड इक्वेशन, H इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेट में इससे रिलेटेड। इस फॉर्मूले से नेट में रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। कौन कौन क्या है? H, हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब आप लोग पढ़ते हैं, केसनली पढ़ते हैं। हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब किस में रहना चाहिए? मीटर में। यूनिट बिल्कुल ध्यान रखना, यूनिट बहुत मिस्टेक होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा। यूनिट इसमें क्या होगा? कैपिलरी लेंथ या कैपिलरी हाइट भी बोल सकते हैं, या लेंथ भी बोल सकते हैं इसको। कैपिलरी लेंथ या हाइट किस में लेना है? यूनिट मीटर में लेना है जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आर क्या है? रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। इसको भी किस में लेना है? मीटर में लेना है। ठीक है। और रो हम लोग का क्या है? रो बताता है किसको? डेंसिटी को बताता है। किसको बताता है? डेंसिटी को बताता है। डेंसिटी को लेना हम लोग किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यदि यूनिट अलग दिया तो हम लोग को चेंज करके फॉर्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है। जी हम लोग का क्या है? जी हम लोग का क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय त्वरण है हम लोग का। ठीक है, ये कितना होता है हम लोग जानते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको किस में लेना है? मीटर पर सेकेंड में लेना है। ठीक है। और थीटा, थीटा जनरली दिया रहता है। यदि नहीं दिया है मान लो, तो थीटा को क्या मानोगे? जीरो मानोगे। क्या मानोगे? जीरो को। जिससे कॉस थीटा या कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। यदि नहीं दिया तो खुश हो जाना, थीटा का वैल्यू नहीं दिया, सीधा सीधा क्या लिख देना? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। दिया है तब मान लो थीटा का वैल्यू रखना और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना। कॉस थीटा का वैल्यू आपको 0 से 90 तक पता होना चाहिए। कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, इनका वैल्यू हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। 0, 30, 45, 60, 90 के लिए कितना होता है करके। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिलता है। आपको सबका वैल्यू दे देगा, कैपिलरी लेंथ निकालने के लिए बोल देगा, या सरफेस टेंशन निकालने के लिए बोल देगा, या रेडियस, या रो, या फिर जी, कुछ भी एक मिसिंग रहेगा। जितने चीजें हैं उसमें से एक को मिसिंग कर देगा, गायब कर देगा, और बाकी चीज को दे देगा और एक को निकालने के लिए बोलेगा, खोजो उसको करके। इजी क्वेश्चन आता है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग रहे, याद हो जाता है। 2T cos थीटा आर ओ जी, इतना अच्छा है। ठीक है, तो ये तीन जो हम लोग के पास इक्वेशन है, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभार नेट में तो अक्सर देखने को मिल जाते हैं, सेट में कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बस और है, फिर हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सरफेस केमिस्ट्री और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो डिफरेंस है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, उसका PDF मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, उसको देख लेना, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछता है क्या? क्राफ्ट टेम्परेचर। यहां से क्वेश्चन बनता है क्या? हमेशा देखा हूं इसमें, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर तो वह टेम्परेचर जिसमें मैसेलाइजेशन स्टार्ट होता है, मिसल बनना स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। कई बार आ जाता है एग्जाम में देखने। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर एट विच मिसलाइजेशन स्टार्ट। पहला चीज। दूसरा चीज, जब भी मिसलाइजेशन होता है, मिसल बनता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? अणु पास पास आ रहे हैं। मिसल बनता है तो क्या होता है? अणु पास पास आते हैं, तो लगता है कि डेल एस हम लोग का एंट्रोपी क्या हो रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। बट याद रखना, जब भी मिसल फॉर्मेशन होता है तो एंट्रोपी हमेशा या तो 0 होगी या फिर ग्रेटर देन पॉजिटिव में होगी, ये मान के चलो, नेगेटिव में कभी नहीं होगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन घुमाता है कई बार, हम लोग खुश हो जाते हैं अरे मिसलाइजेशन तो है, अणु पास पास आ रहे हैं मतलब एंट्रोपी कम हो रही है, नेगेटिव लिख दो, नहीं जीरो या पॉजिटिव होता है, याद रखना। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन में सीएमसी के लिए प्लॉट पूछा जाता है, तो उसको मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग ये प्लॉट को बस थोड़ा सा आप लोग कोशिश करना याद रखो। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में कुछ कुछ प्लॉट बोला जाता है। ठीक है, तो प्लॉट को मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग याद रखना इसको। यहाँ इतना तो बन जाएगा, एक दो बार प्लॉट बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक प्लॉट पूछा जाता है हम लोग का विस्कोसिटी और कंसंट्रेशन में सीएमसी बताते हुए, क्रिटिकल मैसेज कंसंट्रेशन बताते हुए, सांद्रता जिसमें मैसेलेशन स्टार्ट होती है उसको हम लोग को बताते हुए ग्राफ पूछा जाता है। तो इसका ग्राफ होता है, ये होता है, याद रखना। ठीक है, ये होता है, इसमें कहीं पे भी हम लोग को क्या होगा, सीएमसी आएगा, कहीं पे क्या आएगा, सीएमसी आएगा। ये बस आपको बस पूछ देगा निम्नलिखित में से, ठीक है, इसमें से कौन सा सही प्लॉट को दर्शाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं विस्कोसिटी और कंसंट्रेशन में ग्राफ खींचूं तो सीएमसी के लिए ग्राफ ये होगा। ठीक है, चलिए अगला कंडक्टेंस। ठीक है, किसके लिए, कंडक्टेंस के लिए, क्या कंडक्टिविटी बोलो, कंडक्टिविटी नहीं सॉरी कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। ठीक है, और किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो हम लोग का जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, ये आएगा ग्राफ। ये जो पॉइंट होगा किसको बताएगा, सीएमसी को बताएगा। किसको बताएगा, सीएमसी को बताएगा। ठीक है, ये प्लॉट हो गया। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस के लिए, इसके लिए मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन में ग्राफ पूछा जाता है। तो उसमें जो ग्राफ आता है कैसे आता है, ऐसा आता है। ये हम लोग का क्या हो गया, सीएमसी, सीएमसी। ठीक है, ये तीन ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है नोट करके रखिए। बस इतना में हम लोग का क्या हो गया, सरफेस केमिस्ट्री क्या हो गया, मेन जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो गए। दो फॉर्मूले और हैं, याद करना चाहो तो कर सकते, कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। एक आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ बोलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ बोलता है। ठीक है, आपको कुछ कुछ वैल्यू दे दिए रहेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है Na का, यहाँ पे Na क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट है, जानते हो आप लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, एक लेयर में कितने अणु एब्जॉर्ब होते हैं, वी मोनो, वी मोनो क्या होता है बता दिया आप लोग को, और बटे करना है आपको क्या, 22.4 लीटर। ये एक फार्मूला है जिसमें आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल के दिया तो आप ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा रेट कांस्टेंट के लिए पूछता है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन के लिए पूछता है कभी कभार, बहुत कम देखने को मिला लेकिन एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपके नोट्स में रहेंगे तो आपको अगर टाइम मिला तो आप इसको देख सकते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपॉन टी, ये वही है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, बस इतने जितने थे सब मैं जो है बता दिया हूँ। अब मैं इसमें आपको टेलीग्राम में इसका आपको मैं क्या करूँगा, केमिकल और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो अंतर है उसका आपका डिफरेंस है उसका पीडीएफ दे दूंगा। जिस नोट्स से मैंने पढ़ाया, अपना नोट्स बनाया, जो बनाया उससे पढ़ाया, उसका आपको दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है, हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जब पूरा फिजिकल का हम लोग थ्योरी कर लेंगे तब स्टार्ट करेंगे, सबका करेंगे उसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जो भी आपके सजेशंस रहते हैं उसको आप जो है टेलीग्राम में ग्रुप में आप बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ताकि उसको मैं क्या करूँ, अगले वीडियो में उसको मैं क्या कर दूँ, सुधार दूँ, करेक्ट कर दूँ। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में आपने बोला था कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए करके, तो मैं कोशिश किया इस बार थोड़ा बड़ा लिखने का और थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दूसरा और भी कुछ सजेशन रहता है तो बताया कीजिए, उससे मेरे में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। और ये भी बोलूँगा कि प्लीज़ हो सके तो शेयर करो, शेयर करोगे तो क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतने बच्चे देख रहे हैं, इतने बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं और भी अच्छे से और डिटेल में, ठीक है, और ज़्यादा वीडियो बनाने का सोचूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, मैं जितना ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा उतना ज़्यादा फ़ायदा आप लोग को भी होना है। तो ये मत सोचना मैं पढ़ लेता हूँ और अपना कंपटीशन नहीं पढ़ाता, किसी को नहीं भेजूंगा, ऐसा मत सोचना कभी भी। ठीक है, देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है बोलते हैं, तो आप लोग भी क्या करो, इसको बांटो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का, जितना ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, आपका सेट का एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कितना शेयर करते हो, कितने लोग देखते हैं, उतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू देखने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।